नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी दिसंबर में जो पेपर होने वाले हैं सीटेट में, उसमें एसएसटी के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। आज कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, देखिए। निम्नलिखित में से किस बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 यानी आरटीई 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों विकास के समय विचार किया जाना चाहिए। पहला है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ बोध को विकसित करने, विद्यार्थियों को सबल बनाना। सबल का मतलब होता है मजबूत बनाना। सबल का मतलब होता है मजबूत बनाना। सबल का मतलब होता है मजबूत बनाना। सही होगा। बच्चों को हम मूल्यांकन के लिए सबल बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। बी देखिए, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना हो सकता है। तीसरा है बोर्ड लेवल स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशों का पालन करना, ठीक है। अब इसमें जो सही होगा आपका, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर ज्ञान की समझ यानी बोध को विकसित करना, विद्यार्थी सबल बनना। यहाँ निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करना, ठीक है। यहाँ पर ज्ञान और समझ को बना रहा है। यहाँ जो ज्ञान को अर्जित किया हुआ है, ज्ञान का जो अर्जन किया हुआ है, उसी को सबल बना रहे हैं। तो ज्ञान को अर्जन को सबल बनाने का काम कौन करता है? प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। तो जो गलत होगा इसका ए सही होगा और सी सही होगा। ए और सी का मतलब आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा ए और सी सही होगा, जो ऑप्शन डी को ओर संकेत करता है। और इसके बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट भी है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006 से 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के सभी बच्चों को द्वारा प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए अनिवार्य बनाता है। 3 चीजें हैं। सभी बच्चों का प्रवेश होना चाहिए। जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से किसी कारण से दूर हो गए हैं, जो पहले कभी पढ़े थे स्कूल छोड़ चुके हैं, सबको शामिल कर लेना चाहिए। यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर सभी बच्चों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निम्न कथनों पर विचार किया जा सकता है। एक तो ए है निरंतर व्यापक मूल्यांकन आर्थिक ज्ञान और समझ को बोध बढ़ाना, सबल बनाना। दूसरा बोर्ड लेवल के जो स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना। ये दोनों सही हैं आपके। तो ये आपके कुछ फैक्ट हुए उससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराती है? पहला है, कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है और क्यों? दूसरा है, कौन सा राज्य फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है? ठीक है। भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है? मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूलन भौतिक परिस्थितियां क्या है? देखो, ये और ये कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है? विश्व के उद्यान के रूप में आपको भूमध्य सागर, इसके इन दोनों के, इसके और इसके
क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन है, ये क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन है, बंद अंत वाला प्रश्न है। बंद अंत वाला प्रश्न जहां पे आएगा वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि फूल यहाँ पे है विश्व का फलो उद्यान। फलो उद्यान किसे कहते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो होते हैं वो फलों का उद्यान कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट्रस फल पैदा होते हैं, जो चीकू है, नींबू है, संतरे हैं, सब इस तरह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो इसका फिक्स आंसर है फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। तो इसका जो है फिक्स आंसर आ रहा है। तो जब फिक्स आंसर आएगा तो ऑप्शन गलत होगा, केवल इसका ऑप्शन सी सही होगा। और ऑप्शन सी का मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन किस में दिया है, डी वाले में दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला फिर हम लोग देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के लिए अधोलिखित कथन में से अंतर्गत अवसर उपलब्ध कराते हैं। मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है मसालों के उत्पादन के अनुकूलन भौतिक परिस्थिति। जहां अनुकूलन भौतिक परिस्थितियां देगा उसमें बालक सोचेगा, विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा, तो ये क्वेश्चन सबसे सुटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर, निम्न का कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण माने याद रखना है कि पहलू का आकलन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ओनली द रिमेम्बराइज एस्पेक्ट। कौन सा एस्पेक्ट है, एक शब्द आया है पहलू, कौन सा पहलू है, कौन सा एस्पेक्ट है, कौन सा उसके कारण है, ये आपको देखना है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं, हमें बताना क्या है। स्मरण बी कहा है, आकाश गंगा क्या है, हमारी आकाश गंगा के निकट कौन सी आकाश गंगा है हो सकता है। क्या आप सोचते हैं कि आप भारत के धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार का कार्य करता है या भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। क्या समस्या हो सकती है यदि राज्य सरकार और संघीय सरकार दोनों भिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित हो। देखो इसका सबसे सुटेबल आएगा ए और बी, क्योंकि यहाँ स्मरण मतलब याद करने की बात कर रहा है, तो केवल यहाँ पे 2 एक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे केवल आकाश गंगा की बात कर रहा है, तो आकाश गंगा के बारे में समझा देंगे, वहां पे केवल 2 एक्ट बता देंगे। तो ये दोनों है स्मरण का पहलू है, जबकि ये दोनों स्मरण का पहलू नहीं है, एनालिसिस का पहलू है, विश्लेषण का पहलू है। इसमें बालक क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा, तब होगा। तो इसका आएगा ए और बी। ए और बी का मतलब आपको क्वेश्चन ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करता है। पहला है, वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं। जलवायु निर्धारित करने का सही है। वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं, बी भी सही है। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख भौतिक खंड, ये भी सही है। बहुदलीय तंत्र के क्या गुण और दोष हैं, ये नहीं हो सकता। बहुल परिप्रेक्ष्यों में बहुदलीय तंत्र का ये नहीं होगा, केवल ए बी और सी। ए बी और सी जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। ए बी सी यानी केवल बी ऑप्शन सही होगा। इसके संबंध में कुछ यहाँ पे है, बहु पर्यों के उपयोग करने के विकास करने निम्न अवसर है।
वे कौन से कारक है जो किसी क्षेत्र में जलवायु निर्धारित करते हैं? वन की कटाई और उसका हानिकारक प्रभाव। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख। 46। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विधानसभा का अध्यक्ष था? जो विधानसभा बना था, प्रेसिडेंट ऑफ द संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। भारत में क्या बना था? संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा जो थी, चुनाव जो हुआ था अप्रत्यक्ष हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, सीधे जनता वोट नहीं दी थी। तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था और चुनाव में जो मेंबर थे, जो सदस्य थे संविधान सभा के क्या थे? मेंबर थे। मेंबर का इसमें क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था। तो इन इलेक्शन में से जब संविधान सभा चुनकर आई तो पूरी संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपको यहां पे दिया है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आप कहेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये सदस्यों में से एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था प्रारूपी कमेटी। इसका अध्यक्ष थे अंबेडकर। प्रारूपी का मतलब होता है ड्राफ्ट तैयार करना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। लेकिन पूरी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये आपका आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर यहां देखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। इस सभा ने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। इसके अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर वाले को। फिर संविधान सभा के सत्र के फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, तत्कालीन राष्ट्रपति थे। तो ये सत्र के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के, देखो यहां लिखा ना, अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे पहले दिन। दूसरे दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंगीकृत किया गया, बन करके तैयार हो गया। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो क्या की? पहले गवर्नर आए, फिर वायसराय आए, और लास्ट में जब उन्होंने 1947 को छोड़ के भारत को सौंप के जाने लगे, उसी समय भारत का एक गवर्नर जनरल हुआ जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीता रमण रमैया, टी कृष्णमाचार्य, सी राजगोपालाचारी, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, और इन्होंने भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। भारतीय स्वतंत्रता का पहला गवर्नर जनरल यही बने थे, जो सी राजगोपालाचारी है, जो दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। अगला सवाल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 दिसंबर 1978 को पैदा हुए और 25 दिसंबर 1972 को
राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। वे वकील थे, लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक भी थे। 1952 ईस्वी में मद्रास के मुख्यमंत्री बने और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त 1947 का भारत का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि जब 49 को भारत संविधान इम्प्लीमेंट होगा 26 जनवरी 1950 को, तो गवर्नर जनरल हट जाएगा, भारत का प्रेसिडेंट होगा। तो इसलिए इस समय इन्होंने गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन फिर आया, भारत का संविधान कब अपनाया गया? अगस्त, नवंबर, जनवरी। देखो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस समय अंगीकृत किया गया, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब होता है जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होगी, तो अंगीकृत का मतलब 26 जनवरी 1949 को जो संविधान सभा के मेंबर थे उस पे दस्तखत किए हुए। संविधान सभा का जो संविधान, मूल संविधान है, उस पे देखेंगे तो दस्तखत है 279 लोगों का, और उसमें जो दस्तखत किए हैं उसी को कहते हैं अंगीकृत करना। अंगीकृत का मतलब होता है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान भारत को समर्पित कर दिया गया, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया, एडॉप्टेड किया गया। ठीक है ना, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को एडॉप्टेड किया गया और इंप्लीमेंट कब किया गया? 1950 को। एडॉप्टेड यहां होगा, इंप्लीमेंट यहां होगा। ठीक है, यहां लिखा 26 नवंबर को अपनाया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के हर साल 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश के सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को प्रभावित हुआ। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एडॉप्टेड जो किया गया है वो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इंप्लीमेंट जो किया गया है 26 जनवरी 1950 को। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि एडॉप्टेड किया गया और इंप्लीमेंट किया गया, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा किया गया? तो देखो, जब संविधान सभा ने स्वीकार किया 26 नवंबर 1949 को एडॉप्टेड किया, ठीक है, एडॉप्टेड माने स्वीकार कर लिया, भारत का संविधान जो है इसी रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 2 महीने का समय लगभग क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर 1900 ठीक है 29-30 में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए झंडा फहराया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए झंडा फहराया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए झंडा फहराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक झंडा फहराया, और फहराया था 31 दिसंबर 1929 को। और उन्होंने कहा था कि अगले साल हम लोग हर साल 26 जनवरी को
स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब झंडा फहराने के बाद 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे झंडा फहराया और फिर उन्होंने कहा कि हम लोग 26 जनवरी को हर साल क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 1930 से हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को न मनाकर 26 जनवरी को मनाते थे। लेकिन संयोग से भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, इसलिए प्रधानमंत्री के जो रूप में, जो सम्मान में ये कहा गया कि इस संविधान को जो आज इंप्लीमेंट करना है 2 महीने बाद कर देंगे और 26 जनवरी 1950 को कर देंगे और हर साल हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसकी भी एक अपनी लंबी कहानी है इतिहास की। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने का निर्णय लिया? जो भारत में लगभग 550 जो है देसी रियासतें थी, देसी रियासतें थी। लगभग 550 क्या थी? देसी रियासतें थी। कहां? भारत में। रजवाड़े थे। देसी रियासतों का मतलब होता है रजवाड़े। रजवाड़े अपना राजा राजतंत्र होता था, लेकिन भारत स्वतंत्र हो गया, अब उनको विलय करना है। तो विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है एकीकृत करने का काम किया और अंत में सभी राजवाड़ों को क्या किया? भारत में विलय कर लिया। और किसी को डराकर, किसी को धमकाकर, किसी को प्यार से। सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश जो है विलय करने के लिए मान नहीं रहा था, वहां पर आर्मी भेजी गई। भारत का जो आंध्र प्रदेश है, वहां का जो शासक था निजाम था। निजाम कहता था आंध्र प्रदेश का जो शासक था वो निजाम था। निजाम यह कहता था कि हम इसको एक आंध्र प्रदेश को देश बनाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? उनमें आर्मी भेजा। आर्मी के द्वारा जो है उसको भारत में विलय कराया गया। तो एकीकृत करने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों को बिखरे भारत में भू राजनीतिक एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, भूमिका निभाई थी। इन्होंने 356 दिनों में 562 राज्यों और रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का कार्य किया है। इसके लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष, देखो याद रखना, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत की आजादी के बाद प्रथम गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, और इसके बाद इन्होंने भारत का एकीकरण करने का काम किया। इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? देखो भारत में क्या है? सूची है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है, और एक है अवशिष्ट शक्तियां, संघ के पास। अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास का मतलब है कि संसद के पास है, क्योंकि कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद करते हैं। संघ सूची पर जो कानून बनाएगा वो भारत सरकार बनाएगा, संघ सरकार बनाएगा। राज्य सूची पर जो कानून बनेगा राज्य सरकार बनेगा।
राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, दोनों कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में जो विषय रखा गया है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। इसलिए ठीक है ना, जैसे शिक्षा, शिक्षा कहाँ है? समवर्ती सूची में है। इस पे केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाते हैं। जो राज्य के बोर्ड है, बुक हैं, ये राज्य सरकार बनाएगी। केंद्र के सरकार है, चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, एकलव्य विद्यालय हो, इस पे कानून भारत सरकार बनाती है। तो समवर्ती सूची पर दोनों सरकार जो है कानून बनाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो यहाँ पे देखो पहला ही दिया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बाकी सारे गलत हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है दोनों पर कानून बना सकती है। इसके बारे में भी हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे नहीं है। पंचवाड़ी और बीजक में से निम्नलिखित में से किसने महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक और रविदास। ठीक है, इसमें जो संरक्षित किया है पंचवाड़ी और बीजक में, इसमें कबीर के दोहे सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, मीराबाई राजस्थान की थी और कृष्ण भक्त शाखा की उपासक थी। कबीर भी निर्गुण भक्ति शाखा का उपासक था। गुरु नानक पंजाब में जन्म हुआ और रविदास एक दलित परिवार में जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था और इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था और कबीर का भी जन्म जो है वाराणसी में हुआ है। तो जो कबीर दास हैं उनकी निर्गुण भक्ति शाखा है और निर्गुण भक्ति शाखा में बहुत सारी लोकोक्तियां हैं, बहुत सारे कबीर के वचन हैं जो पंचवाड़ी और बीजक में उद्धृत है। इसके संबंध में कुछ हम लोग फैक्ट भी देखेंगे। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1494 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीरदास के समय एक व्यवस्था थी। कबीरदास से लोगों ने कहा कि जो बनारस में मरता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है और बनारस के बाहर जो मरेगा उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष की नगरी वाराणसी बाबा भोलेनाथ की नगरी है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्होंने जाके मगहर में मरा, उत्तर प्रदेश के मगहर में मरा। कहा हम काशी में नहीं मरेंगे, मगहर में मरेंगे और मगहर में देखते हैं कि हमें मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है। तो कबीर 15वीं सदी में भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। संत कबीर भक्तिकालीन युग के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी मुख्य कृति है बीजक, साखी, शबत और रमैनी। तो इससे कुछ रिलेटेड आपको फैक्ट भी मिले। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफा भित्ति चित्र जिसमें विष्णु की नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन ये कह रहा है किस शासक काल की बनी हुई है। देखो, गुर्जर प्रतिहार ये मध्य प्रदेश में थे। राष्ट्रकूट महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के आसपास थे, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में थे। चालुक्य, ठीक है, ये भी आंध्र प्रदेश के आसपास थे। गुप्ता जो है प्रयागराज के आसपास था, प्रयागराज के आसपास थे।
तो जो ये विष्णु के नरसिंह अवतार एलोरा की जो गुफाया है वो राष्ट्रकूट शासकों की हैं। राष्ट्रकूट शासकों ने महाराष्ट्र में एलोरा की भित्त चित्र यानी भीतर पर चित्र, भीत पर चित्र, भित्त मतलब दीवार, दीवारों पर चित्र बनाया हुआ, इसी को हम कहते हैं भित्ति चित्र। भित्त चित्र बनाने का काम राष्ट्रकूटों के द्वारा है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखते हैं। एलोरा की गुफा भित्त चित्र में विष्णु के नरसिंह अवतारों को दिखाया गया है। राष्ट्रकूट काल में कई राजा अध्ययन और कला प्रति समर्पित थे। राष्ट्रकूट काल में एलोरा में चट्टानों को काटकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। इसके अलावा एलोरा की गुफाओं में भित्ति चित्र, एलिफेंटा की गुफाओं में मूर्ति आदि का भी निर्माण कराया गया। यह सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ शामिल हैं? वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद का आस्था रखता है? देखिए वेद और उपनिषद है, सबसे लास्ट में था उपनिषद। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, तो सबसे लास्ट क्रम में उपनिषद आता है। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठना, गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठना, निष्ठा पूर्वक बैठना, गुरु के पास निष्ठा पूर्वक बैठने को उपनिषद कहते हैं। वेदों के कालक्रम में लास्ट में उपनिषद है। तो उपनिषद में आस्था रखता है, एक है ब्रह्म समाज और एक है रामकृष्ण मिशन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था पश्चिम बंगाल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने किया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले ने किया था। ज्योतिराव फूले ने किया था। कहाँ किया था? महाराष्ट्र में किया था। उपनिषदों में सबसे अंतिम आस्था रखने वाला कौन होगा? ब्रह्म समाज जो है उपनिषदों में आस्था रखता था। इसका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ब्रह्म समाज कहाँ रखता था स्थापना? उस उपनिषद में रखता था, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। और फर्स्ट सही का मतलब इसमें आपको कुछ फैक्ट भी है। या ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता में की थी। ब्रह्म समाज उपनिषद की आस्था पर रखता है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो एसएसटी के, जिसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, सब कुछ मिला जुला है। आप इसको फायदा उठा सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।